हेलो साथियों, नमस्ते। सिलेक्ट आईक्यू में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई तो कर ही रहेंगे। यूपी को जानो श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंधित हम लोग चर्चाएं कल चल रही हैं हमारी, जिसमें कि हम उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है। पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा। एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट हिस्सा जो बचा हुआ है, इसके बाद गुप्त मौर्य वंश पढ़ा इसके पहले। इसके बाद आज हम लोग गुप्त वंश काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। गुप्त वंश काल भी अपने का एक मौर्य काल का ही छोटे छोटे हिस्सों में बंटने लगे थे, क्योंकि किसी साइंटिस्ट ने या किसी वैज्ञानिक, किसी भी इतिहासकार से पूछो तो वो कहते हैं कि एक या दो पीढ़ी या तीन पीढ़ी या चौथी पीढ़ी के बाद जो है कोई भी वंशावली हो, उसका पतन अवश्य होने लगता है। चाहे वो अशोक का रहा हो, अशोक का पुत्र इतना नहीं प्रतापी रह सका। और वैसे चाहे आप मुगल खानदान में अकबर महान है तो उसका बेटा थोड़ी महान है। तो यही चीजें हैं। नहीं कम्युनिकेशन कर पाते, भोग विलास का जीवन अधिक जीने लगते हैं। तो इस कारण बस और थोड़ा सा कि वंशावलियों में पतन होने लगता है। दूसरी तीसरी आप पूरे हिस्ट्री उठा के देखेंगे, तीसरी चौथी आते आते उसमें अगर चल भी रही है कोई भी श्रृंखला, तो उसमें कहीं ना कहीं बीच में मतभेद होते रहते हैं भाइयों में। कहीं किसी का कोई मर्डर करता है, कहीं कुछ करता है। तो ये तो निरंतर चीजें, एक जेनेटिक ऐसा होता है कि एक दूसरे के जीन को ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। तो आइए हम लोग वार्तालाप कम करते हुए पहले उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश का गुप्तकालीन साम्राज्य के बारे में हम इसमें थोड़ा संक्षिप्त परिचय दिया है। अभी अभी क्या कहते हैं आपको इसमें संक्षिप्त, इसके बाद जो स्लाइड मिलेगी इसमें जितने भी शासक हुए हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो आपको दे देंगे। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर नोट करा देंगे जो आपके परीक्षा के ओरिएंट एग्जाम के हिसाब से आपके सही हैं। तो आइए हम लोग चालू करते हैं अपना गुप्तकालीन उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। तो गुप्तकालीन उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ने से पहले ये समझ ले कि उत्तर प्रदेश के बारे में गुप्तकालीन क्यों पढ़ा जाए। ऐसे क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे? जी हाँ साथियों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम के। जैसे वो पूछ लेगा कि गुप्तकालीन जो प्रयाग प्रशस्ति है किसने बनवाया था, किसके द्वारा है। और गुप्तकालीन आप जब मेंस में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गुप्तकालीन को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, व्याख्यान करिए। एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये पढ़ने ज्यादा जरूरी हो गया। गुप्तकालीन का उदय जो हुआ था तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था। इसका जो प्रमाण मिलता है प्रयागराज उत्तर प्रदेश कौशाम्बी के आसपास पाया जाता है। तो इसलिए पेपर, ये हमारे पेपर के लिहाज से और उत्तर प्रदेश का अगर आप पेपर दे रहे हैं उस लिहाज से बहुत ही मायने रखता है। तो इसका उदय कहाँ होता है? प्रयागराज के आसपास देखा जाता है तीसरी शताब्दी के समय। ठीक, फिर इसके आगे बढ़ते हैं कि इसके वंशावलियों का परिचय कैसे होता है, इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक पहले जान लेते हैं कि इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी साथियों? श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने 240 से 280 ईस्वी के आसपास। उनके बाद आते हैं उनके पुत्र चंद्रगुप्त। और इन राजाओं में एक खासियत थी कि जैसे अशोक देवो नाम प्रिय उपाधि धारण करते थे। इनको उपाधियां धारण करने में बड़ा अपने आप को बलशाली और प्रजा के सामने अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे और समाज में अपना एक छाप छोड़ना चाहते थे। तो ये लोग हमेशा अपने कहीं महाराजाधिराज की उपाधि लेते हैं, कोई परम भागवत की उपाधि लेता है, कोई विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। विक्रमादित्य की कहानियां आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, वो इन्हीं राजा वंशों की कहानियां हैं। तो श्रीगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आते हैं समुद्रगुप्त, फिर आते हैं उसके बाद चंद्रगुप्त, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, फिर विष्णुगुप्त सबसे अंतिम शासक था। तो चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी साथियों। किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी साथियों? परम भागवत की उपाधि धारण की थी। उसी तरीके आपके चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। सॉरी, किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इन्होंने। फिर उसके बाद आते हैं कुमारगुप्त आते हैं साथी। इन्होंने महेंद्र
महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। फिर उसके बाद स्कंदगुप्त आते हैं, फिर सबसे अंतिम शासक आते हैं विष्णुगुप्त आते हैं। ये सबसे गुप्त वंश के सबसे अंतिम शासक माने जाते हैं। फिर यहाँ पे हुणों का आक्रमण हुआ, उसके बाद धीरे धीरे चीजें पतन हुई, फिर एक केंद्र में सिमट के रह गया, जिसे आप पढ़ेंगे क्या कहते हैं आगे चल के। तो कन्नौज का एक अभियान होता है, तो उसमें हूण और शक कुषाण ये सब मिलके, राष्ट्रकूट ये सब मिलके लड़ते हैं। तो कन्नौज का अभियान आपने पढ़ा होगा, वहीं पे सिमट के रह जाते हैं। ठीक, इनका उल्लेख आप देखेंगे वंशावली का परिचय कहाँ मिलता है, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में। कहाँ मिलता है साथियों? प्रयाग प्रशस्ति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुमारगुप्त के विलसड स्तंभ से, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से। तो ये इनका वंशावली का इसे परिचय मिलता है छोटा सा, यहाँ से आप देखेंगे तो। उसके बाद गुप्तकालीन के जो अभिलेख हुए हैं, इनकी अभिलेख को देख लेते हैं। बिलसर अभिलेख कहाँ पाया गया? एटा में पाया गया। गढ़वा अभिलेख कहाँ पाया गया? प्रयागराज में पाया गया। ये सब उत्तर प्रदेश के संबंधित थे, इसलिए हमने यहाँ पे ले आया आपके सामने। कर्म दंडा अभिलेख कहाँ पाए गए? फैजाबाद में पाए गए। भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पाए गए? गाजीपुर में पाए गए। कहाउम स्तंभ लेख कहाँ पाए गए? गोरखपुर में पाए गए। तो इस तरीके से गुप्त वंशावली के बारे में पता चलता है, गुप्त वंश के बारे में क्या क्या रहा है। तो इनको हम लोग पढ़ते हैं ऐसे। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि अब ये जान लेंगे कि इनका थोड़ा थोड़ा सा विवरण हम देख लेंगे, इन्होंने कौन कौन से उपाधि धारण की, क्या क्या विस्तार रहा इनका, ये हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जो है कुछ इस काल को स्वर्ण काल कहा गया, इसके बारे में समझ लेंगे। उनके जो इस काल में कई सारे विद्वान हुए, उनके जो दर्शन हुए, उनको भी हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत न पड़े, आप यहीं से नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। इसके बाद इनके सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम लोग। तो साथियों, हमने पढ़ा क्या कहते हैं कि गुप्त काल के कुछ संक्षिप्त परिचय पढ़े। अब उनके संबंध में जो राजा हुए, जो वंशावलियां इनकी चली, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा परिचय एक ले लेते हैं। जिसमें कि हमने बताया आपको उनकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, उसके बाद उनकी चंद्रगुप्त आया, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त आया, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आए थे, लेकिन उतना उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। तो उसके बाद शकों ने आक्रमण कर दिया, तो उनको पराजित कर दिया, उनकी वाइफ को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो कुमार गुप्त आते हैं, चंद्रगुप्त आते हैं। फिर इन्होंने क्या कहते हैं कि उनसे युद्ध किया और उनसे विजय प्राप्त की। तो चंद्रगुप्त हुए, कुमार गुप्त हुए, स्कंदगुप्त हुए, विष्णुगुप्त, ये सबसे अंतिम शासक थे। इसको याद करने की एक ट्रिक है, अभी बताते हैं, पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम जो हुए, ये एक वास्तविक संस्थापक कहलाए। इसकी वास्तविक संस्थापक मतलब कि श्रीगुप्त जो ऐसे नाम के हुए थे, बाकी चंद्रगुप्त प्रथम जो है इस साम्राज्य को विस्तार देने में अधिक भूमिका निभाई थी। सिक्कों पर इन्होंने पहली बार क्या हुआ कि एक ऐसा राजा हुआ जिसने पहली बार राजा और रानी के नाम का अंकन किया। जो भी इनकी मुद्राएं थी उनपे राजा का नाम, कि इस वंश में, इस काल में इस राजा के नाम से ये सिक्के चलाए जाएंगे, राजा का नाम अंकन किया गया, नाम उसमें मुद्रित हुआ। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसमें थोड़ा मतभेद ये है क्योंकि नेपोलियन समुद्रगुप्त के बहुत बाद आया था। अब वही हाल है कि हम लोग इतिहास लिख कौन रहा है, सारे इतिहास अधिकतर अंग्रेजों के माध्यम से लिखे गए। तो जब वो लिख रहे हैं तो अपने हिसाब से लिख रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही हाल है। तो समुद्रगुप्त इतना समझ लीजिए हम, आप ज्यादा उस पे कंट्रोवर्सी करना कि क्या है सही है, क्या नहीं, गलत क्या सही है, वो छोड़ दो। हम अपने परीक्षा के लिहाज से पढ़ लेते हैं, बहुत है इतना। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। बीड़ा बजाते हुए सिक्के पे ये इस काल की जो मुद्राएं हुआ करती थी, उसे बीड़ा बजाते हुए देखा गया, क्योंकि इसको संगीत प्रेमी भी कहा जाता है, तो इसीलिए परम भागवत की उपाधि इसने धारण की थी। इसके बाद जैसे बताया कि उन्हें रामगुप्त आए। रामगुप्त उतना ठीक ठाक शासक नहीं रहा, उसे शकों ने आक्रमण किया तो उसको पराजित भी कर दिया शकों ने, उसकी धर्मपत्नी को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद चंद्रगुप्त आए। चंद्रगुप्त ने क्या किया कि उनकी शकों को पराजित किया, फिर उनसे उनकी पत्नी से शादी भी की। तो चंद्रगुप्त के संबंध में एक बात और भी कही जाती है कि ये इनकी जो साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी, वो विजय तो थी, युद्ध थी, उसके साथ साथ विवाह भी ये करते थे। एक विवाह नीति भी इनका एक था कि साम्राज्य का विस्तार किया जा सकता है।
तो इनको इनके इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 9 विद्वान थे, 9 विद्वान थे, और इन्होंने पहली बार रजत सिक्कों का प्रचलन किया था। विक्रमादित्य इन्होंने उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आए कुमारगुप्त। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो महेंद्र की उपाधि धारण की थी। उसके बाद स्कंदगुप्त आए। स्कंदगुप्त हूणों को विफल किया इन्होंने, क्या कहते हैं, हूणों से लड़ाई की, हूणों से युद्ध किया। एक बार हूणों का आक्रमण हुआ तो इन्होंने विफल कर दिया था। फिर इन्होंने क्या किया था कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था माना जाता है, ऐसे प्रमाण मिले हैं। उसके बाद सबसे अंतिम शासक आपका विष्णुगुप्त आते हैं। हूणों ने आक्रमण किया, उसके बाद इनको पराजित कर दिया। इसके बाद सब अपना अपना बंटने लगे। सब हूण ये सब तो थे ही, ये अपना अपना ऐसे छोटे छोटे राज बनाने लगे। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, हमने एक मतलब बनाया है कि SCKS, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त एक बार हो गए, प्रथम हो गए, फिर समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद फिर सी आया, फिर चंद्रगुप्त, फिर द्वितीय हो गए। चंद्रगुप्त के बाद फिर कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, और फिर उसके बाद आपका विष्णुगुप्त आते हैं। तो ये हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई, आपको अच्छी लगे नोट कर लेंगे, 2-3 बार इसको लिख लेंगे तो याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इस शासन काल में, इस काल में कई सारे दार्शनिक हुए, उन्होंने अपना अपना दर्शन दिया, जिसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से दर्शन हुए। साख्य दर्शन कपिल ने दिया, न्याय दर्शन अच्छपाद गौतम ने दिया, योग दर्शन पतंजलि ने दिया, वैशेषिक दर्शन कणाद ने दिया, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने दिया। ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट जो हमें लगे हम आपको लेके आगे, बाकी हमने पूरा यहाँ पे नहीं लिया है, जो बात है हम आपको बता रहे हैं। इसी तरीके आप एक क्वेश्चन यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पे आप 4 स्टार बना लेना और इसको लिख के याद कर लेना, क्योंकि वनडे कॉम्पिटेटिव में तो एक ही पूछेगा। अगर आप यूपीपीसीएस वगैरह दे रहे हैं, आरओ तो मैचिंग में वो पूछ लेते हैं। ये उनका पता नहीं क्यों फेवरेट इतना टॉपिक है। अभिलेख है और शासकों का उल्लेख, कि किस अभिलेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है, बस इतना सा है। तो एहरण अभिलेख में समुद्रगुप्त को मिलता है, महरौली में चंद्रगुप्त को मिलता है, मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त को मिलता है, भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त को मिलता है। तो ये आप लोग नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है यहाँ पे। तो साथियों, ये हमारा एक संक्षिप्त परिचय रहा उत्तर प्रदेश से संबंधित गुप्तकालीन जो व्यवस्थाएं थी उसके बारे में हमने पढ़ा, समझा, जाना। और ये एक शॉर्ट 15 से 20 मिनट का जो वीडियो रहता है, हमारा ये उद्देश्य नहीं रहता कि हमने आपको सब कुछ समझा दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन हाँ इतना आश्वस्त कर देते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के संबंधित अगर आप पेपर दे रहे हैं तो इन्हीं टॉपिकों के बीच में एक क्वेश्चन आपका पक्का है कि आ जाएगा। अगर आपको विस्तृत पढ़ना है तो उसके लिए हम कभी इसके बाद ये श्रृंखला खत्म हो जाएगी, फिर हम हिस्ट्री की जो क्लासेस लेंगे उसमें एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू से हम लोग चालू करेंगे, तो उसमें स्टार्ट कर लेंगे, उसमें पढ़ लेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा दीजिए ताकि उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप छोटे छोटे माध्यम से, आप छोटी छोटी वीडियो से आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। कहते हैं कि छोटा छोटा एक एक बूंद से घड़ा भरता है। कौवे की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ साथियों, जीवन का सत्य है मृत्यु और हमारे आपके जीवन का सत्य है किताबें। तो किताबें उठा लीजिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों।